जरा इस बारे में सोच कर देखिए। एक अस्पताल का कमरा है, मशीनों की लगातार बीप बीप की आवाज आ रही है। ओह, ये तो बहुत ही डरावना और दुखद दृश्य है। हाँ, और एक बिस्तर है जिस पर एक व्यक्ति पिछले 13 सालों से अचेत पड़ा है। उसका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त है। 13 साल, मतलब ये तो एक पूरा युग बीत जाने जैसा है। बिल्कुल। सांस लेने के लिए गले में एक नली डाली गई है और जिंदा रखने के लिए पेट में एक ट्यूब के जरिए सीधे पोषण पहुंचाया जा रहा है। 13 लंबे साल। हम्म। ऐसे हालात में तो परिवार की स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है। सही कहा। और इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालतें इस बात पर लगातार बहस कर रही हैं कि क्या उस ट्यूब को हटाकर उस व्यक्ति को शांति से जाने देना हत्या कहलाएगा। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, और हमारे स्रोतों में शामिल 11 मार्च 2026 के ऐतिहासिक हरीश राणा मामले की यही कड़वी और झकझोर देने वाली सच्चाई है। देखिए, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें उस विषय का सामना करने पर मजबूर करती है जिससे हमारा समाज हमेशा नजरें चुराता आया है। मेरा मतलब है मृत्यु। हाँ, हम मृत्यु के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये नजरअंदाजी कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम क्वालिटी ऑफ डेथ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट देखें तो वो एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखती है। वो क्या है? 81 देशों की सूची में भारत 59वें स्थान पर था। अरे बाप रे, 59वां स्थान, ये तो बहुत नीचे है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे यहाँ जीवन भर सम्मान से जीने वाले किसी व्यक्ति के लिए अपने अंतिम पलों में गरिमा के साथ विदा लेना एक बहुत ही मुश्किल और अमानवीय संघर्ष बन जाता है। और यही आज की इस बेहद अहम और गहरी चर्चा का मुख्य मिशन है। बिल्कुल, हमें इस विषय की गहराई में जाना ही होगा। हम उस कानूनी, नैतिक और मेडिकल चक्रव्यूह को डिकोड करने जा रहे हैं जो भारत को गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार और एडवांस्ड केयर प्लानिंग तक लेकर आया है। जो कि एक बहुत ही लंबा और मुश्किल सफर रहा है। हाँ, मतलब हम समझेंगे कि आखिर अदालतों को ये तय करने में 40 साल क्यों लग गए कि जीवन के अधिकार में सम्मान से मरने का अधिकार भी शामिल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन देखिए, कानूनी दांव पेंच में उतरने से पहले मुझे लगता है हमें उस जमीनी हकीकत को समझना होगा जहां ये सारे फैसले असल में लिए जाते हैं। हाँ, क्योंकि जब भी समाज में यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु का नाम आता है ना, तो एक अजीब सा डर और भ्रांति फैल जाती है। एकदम सही। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर कोई जहर का इंजेक्शन दे देंगे, जो कि हम सब जानते हैं कि एक्टिव यूथनेशिया है। बिल्कुल, एक्टिव यूथनेशिया यानी किसी घातक इंजेक्शन के जरिए जानबूझकर जीवन समाप्त करना, वो तो भारतीय न्याय संहिता के तहत सीधे सीधे हत्या है। इसे कोई कानूनी मान्यता नहीं है। तो फिर असली उलझन कहाँ है? असली उलझन तो पैसिव यूथनेशिया को लेकर है, जो हर दिन हमारे अस्पतालों में डॉक्टरों की नींद उड़ाती है। तो ये पैसिव यूथनेशिया या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु असल में काम कैसे करता है? देखिए, उस उलझन की जड़ वह ग्रे एरिया है जहां विज्ञान और नैतिकता आपस में टकराते हैं। पैसिव यूथनेशिया में डॉक्टर किसी मरीज को कोई जहर नहीं देते हैं। अच्छा, तो फिर वो क्या करते हैं? वे बस उन कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणालियों को, जैसे कि वेंटिलेटर, डायलिसिस या फीडिंग ट्यूब, उन्हें हटा लेते हैं। जो मशीनें शरीर को जबरदस्ती चला रही होती हैं। हाँ, बिल्कुल। इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं है, बल्कि जब ठीक होने की हर एक मेडिकल उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो, तब उस बीमारी को अपना प्राकृतिक रास्ता लेने देना है। अगर हम इसे एक रोजमर्रा की उपमा से समझें, तो मुझे लगता है एक्टिव यूथनेशिया एक चलती हुई गाड़ी के इंजन पर हथौड़ा मारकर उसे नष्ट करने जैसा है। हाँ, ये एक बहुत सटीक उपमा है। आप खुद एक विनाशकारी कदम उठा रहे हैं। लेकिन पैसिव यूथनेशिया उस गाड़ी में पेट्रोल डालना बंद करने जैसा है जिसका इंजन पहले ही पूरी तरह से और हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। मतलब वो गाड़ी अब कभी सड़क पर नहीं दौड़ सकती। बिल्कुल, आप बस एक व्यर्थ की प्रक्रिया को रोक रहे हैं ताकि वो मशीन अब शांत हो सके। लेकिन रुकिए, ये इतना सीधा भी तो नहीं है। मेरा मतलब है, क्या स्वायत्तता का अधिकार, यानी अपनी मर्जी से अपने शरीर के साथ जो चाहे वो करने का अधिकार, समाज के उस कर्तव्य से बड़ा हो सकता है जिसका काम जीवन को बचाना है? यही तो सबसे बड़ी नैतिक दुविधा है। क्योंकि अगर हम धार्मिक या पारंपरिक दृष्टिकोण से देखें तो जीवन को अक्सर एक ईश्वरीय उपहार माना जाता है। हाँ, और सिर्फ धर्म ही क्यों, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन जैसे वैश्विक संस्थान भी तो यही कहते हैं कि एक डॉक्टर का सबसे पहला और आखिरी धर्म जीवन की रक्षा करना है। सही बात है। और एक डर ये भी तो है कि अगर हम पैसिव यूथनेशिया को बहुत आसान बना देंगे तो क्या हम उसी स्लिपरी स्लोप के लिए दरवाजा नहीं खोल देंगे? स्लिपरी स्लोप से आपका मतलब दुरुपयोग की संभावना से है ना? हाँ, मतलब जहां परिवार वाले प्रॉपर्टी के लालच में या महज अस्पताल के भारी भरकम खर्चों से थककर अपने ही कमजोर बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ दें। ये एक बहुत ही डरावना विचार है।
मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ। ये बहुत ही जायज़ और गहरा सवाल है और यही वो दुरुपयोग का डर है जिसने दशकों तक हमारे न्याय तंत्र को इस दिशा में कदम बढ़ाने से रोके रखा। तो अदालतें इस वैचारिक टकराव को कैसे देखती हैं? देखिए, ये पूरी बहस क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की गुणवत्ता बनाम सैंक्टिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की पवित्रता पर टिकी है। जो लोग सैंक्टिटी ऑफ लाइफ में विश्वास करते हैं, उनका तर्क है कि जीवन चाहे कितनी भी कष्टदायक अवस्था में क्यों ना हो, उसे संरक्षित किया जाना ही चाहिए। लेकिन आईसीयू में काम करने वाले डॉक्टरों का नजरिया तो शायद अलग होता होगा। बिल्कुल अलग होता है। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स रोजाना आईसीयू में वो भयानक पीड़ा देखते हैं, उनका मानना है कि आज की आधुनिक चिकित्सा तकनीक ने जीवन को नहीं बल्कि सिर्फ मरने की प्रक्रिया को लंबा खींच दिया है। मरने की प्रक्रिया को लंबा खींच दिया है, यह बहुत ही भारी बात है। हाँ, क्योंकि मशीन्स इंसान को जीवित नहीं रखती, वे सिर्फ उसके बायोलॉजिकल अंगों को धड़काती रहती हैं और जब कोई उम्मीद ही नहीं है तो उस शरीर को मशीनों के सहारे खींचना जीवन का सम्मान नहीं है, बल्कि जीवन का अपमान है। एकदम सही। और शायद इसी भारी नैतिक और दार्शनिक द्वंद्व के कारण भारत के कानूनी इतिहास में आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार को लेकर इतना लंबा पिंग पोंग खेला गया। हाँ, ये सफर बहुत ही अस्थिर रहा है। अगर हम अपने कानूनी स्रोतों पर नजर डालें तो 1994 में पी रथिनम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। लेकिन अदालत खुद अपने उस फैसले को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। बिल्कुल। महज 2 साल बाद 1996 में ज्ञान कौर केस में एक बड़ी संवैधानिक पीठ ने उस फैसले को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जीवन को समाप्त करना प्राकृतिक अधिकार नहीं हो सकता। तो मतलब कानून पूरी तरह से जीवन की पवित्रता के पक्ष में झुका हुआ था। हाँ, वो एक ऐसा दौर था। लेकिन फिर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश की सामूहिक चेतना को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। आप 2011 के अरुणा शानबा केस की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। अरुणा एक नर्स थी जिन पर अस्पताल में ही एक बेहद क्रूर हमला हुआ था। उस हमले के कारण उनके दिमाग को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई और वे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट या पीवीएस में चली गईं। उफ, ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। सोचिए, एक इंसान 37 सालों तक बिना किसी चेतना के, बिना किसी बाहरी दुनिया के संपर्क के सिर्फ एक बिस्तर पर पड़ा रहा। 37 साल, ये तो एक पूरा जीवन काल है जो सिर्फ शून्य में बीत गया। मतलब इस क्रूरता ने तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। हाँ, अदालत को सोचना पड़ा कि क्या ये वास्तव में जीवन है। अरुणा शानबाग का मामला वो टर्निंग पॉइंट था जहां हमारी न्यायपालिका ने महसूस किया कि कभी-कभी मृत्यु जीवन से अधिक दयालु हो सकती है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया को अनुमति दी थी। सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन जैसा कि आपने पहले उस दुरुपयोग के डर का जिक्र किया था ना, हाँ, वो स्लिपरी स्लोप वाला डर। कोर्ट उस डर से इतना ग्रस्त था कि उसने नियम इतने कड़े बना दिए कि वो व्यावहारिक रूप से असंभव ही हो गए। मतलब उन्होंने क्या शर्तें रख दी थी? किसी भी मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए सीधे हाई कोर्ट की मंजूरी लेनी अनिवार्य कर दी गई। अरे बाप रे, हाई कोर्ट! जब आईसीयू में हर घंटे लाखों का बिल बन रहा हो और मरीज तड़प रहा हो, तब परिवार अदालत के चक्कर कैसे काटेगा? यही तो विडंबना थी। ये तो न्याय देने के नाम पर न्याय को और भी पहुंच से बाहर कर देना हुआ। और इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए मुझे लगता है 2018 का वो ऐतिहासिक कॉमन कॉज जजमेंट आया था। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने आखिरकार ये स्वीकार किया कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। और इसी फैसले ने लिविंग विल या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को भारत में पहली बार कानूनी मान्यता भी दी थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन यहाँ मुझे फिर से एक सवाल उठाना है। कागजों पर तो 2018 का फैसला एक बहुत बड़ी क्रांति लग रहा था, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही थे। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि जमीन पर एक पूरी तरह से विफल प्रयोग साबित हुआ। नियम इतने नौकरशाही वाले थे कि कोई डॉक्टर इन्हें छूना भी नहीं चाहता था। आप जमीनी हकीकत को बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। 2018 के नियमों की जो प्रक्रिया थी वो एक भूल भुलैया जैसी थी। वो कैसे? कोमा में जाने पर आपको मशीनों पर न रखा जाए। तो उस दस्तावेज पर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर चाहिए थे। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? भारत में मैजिस्ट्रेट पहले ही लाखों आपराधिक मामलों के बोझ तले दबे हैं। वही तो, वे किसी आम व्यक्ति की एडवांस मेडिकल इच्छाओं को सत्यापित करने के लिए समय कहां से निकालेंगे? ये तो बहुत ही अव्यावहारिक था। और अगर कोई टर्मिनल मरीज आईसीयू में है तो उसका लाइफ सपोर्ट हटाने की क्या प्रक्रिया थी? वो तो और भी जटिल थी। अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के अलावा जिला कलेक्टर को बीच में आना पड़ता था। जिला कलेक्टर? हाँ, और कलेक्टर को एक दूसरा सरकारी मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ता था। ओहो, ये तो पूरी तरह से बेतुका है। मतलब एक मरीज आईसीयू में आखिरी सांसें गिन रहा है और डॉक्टर्स जिला कलेक्टर की फाइलों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक हुआ। क्या नतीजा हुआ? कि लाइफ सपोर्ट हटा दिया तो उन पर सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाएगा।
तो डॉक्टरों ने फिर क्या रास्ता निकाला? इस डर ने हमारे अस्पतालों में डिफेंसिव मेडिसिन के चलन को तेजी से बढ़ावा दिया। डिफेंसिव मेडिसिन। मतलब डॉक्टर मरीज के हित के बजाय खुद को कानूनी मुकदमों से बचाने के लिए इलाज करने लगे। एकदम सही। डॉक्टर खुद को सुरक्षित रखने के लिए मरीजों पर अनुचित और आक्रामक उपचार करने लगे, जिसे हम मेडिकल भाषा में फ्यूटाइल ट्रीटमेंट या व्यर्थ का इलाज कहते हैं। हाँ, तो जिस मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं उसे भी वेंटिलेटर पर रखा जाता था। हाँ, दिनों या हफ्तों तक, महज इसलिए क्योंकि डॉक्टर कोई कानूनी जोखिम नहीं लेना चाहते थे। 2018 के फैसले ने जिस गरिमा की बात की थी वो इन फाइलों में घुटकर रह गई। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट को अपने ही बनाए नियमों में भारी संशोधन करना पड़ा। बिल्कुल। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन जैसी संस्थाओं ने अदालत को बताया कि आपके नियम जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं। तो 2023 के बदलावों ने प्रक्रिया को कितना आसान बनाया? बहुत हद तक आसान कर दिया। मजिस्ट्रेट की हस्ताक्षर की अनिवार्यता को पूरी तरह से हटा दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति अपना लिविंग विल एक नोटरी या राजपत्रित अधिकारी के सामने अटेस्ट करवा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा रिलीफ है। और अस्पतालों की प्रक्रिया में क्या बदलाव हुए? जिला कलेक्टर का दखल पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब अस्पताल के स्तर पर ही एक प्राथमिक मेडिकल बोर्ड बनेगा। और अगर वो बोर्ड पैसिव यूथनेशिया की सिफारिश करता है तो जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा एक द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। और मैंने स्रोतों में ये भी पढ़ा कि इस सेकेंडरी बोर्ड को 48 घंटे के भीतर अपना निर्णय देना अनिवार्य है। हाँ, सबसे अहम बदलाव यही था। 48 घंटे की ये समय सीमा बहुत तार्किक है, क्योंकि आईसीयू में समय सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बिल्कुल। और एक बात और थी, मेडिकल बोर्ड में शामिल होने वाले डॉक्टरों के अनुभव की सीमा को 20 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी बदलाव था। शुरुआत में मुझे ये थोड़ा खतरनाक लगा था, मतलब कम अनुभवी डॉक्टर इतने बड़े फैसले कैसे लेंगे। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि टियर 2 या टियर 3 शहरों में ऐसे 3 विशेषज्ञ खोजना जिनके पास 20-20 साल का अनुभव हो लगभग असंभव है। आपने उस बदलाव की नब्ज को एकदम सही पकड़ा है। 20 साल के अनुभव की शर्त ही वो अड़चन थी, जिसके कारण मेडिकल बोर्ड बन ही नहीं पाते थे। और 5 साल का अनुभव रखने वाले डॉक्टर सक्षम होते हैं? बिल्कुल, वो पूरी तरह से सक्षम होते हैं ये तय करने के लिए कि कोई बीमारी अब लाइलाज हो चुकी है या नहीं। केयर प्लानिंग या लिविंग विल को विजुअलाइज करें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। ये एक मेडिकल पैराशूट की तरह है। मेडिकल पैराशूट, हाँ, ये उपमा बहुत सटीक है। क्योंकि जब आप अचानक किसी भयंकर मेडिकल इमरजेंसी का शिकार होकर हवा में तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं, तब आप पैराशूट सिलना शुरू नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, उस समय तो आप बेहोश होते हैं, आईसीयू में होते हैं। तो आपको अपना पैराशूट जमीन पर रहते हुए पूरी तरह से स्वस्थ और होशो हवास में ही तैयार करके रखना पड़ता है। और ये पैराशूट सिर्फ उस मरीज को नहीं बचाता, ये पूरे परिवार को एक बहुत बड़ी तबाही से भी बचाता है। आर्थिक तबाही से? हाँ, हमारे स्रोत इस मुद्दे के एक ऐसे पहलू की ओर इशारा करते हैं जिस पर अक्सर बात नहीं होती। भारत में हर साल लगभग 55 मिलियन यानी 5.5 करोड़ लोग सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं और इलाज के खर्चों के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। 5.5 करोड़ लोग? ये आंकड़ा डराने वाला है। जब किसी ऐसे व्यक्ति को हफ्तों तक आईसीयू में रखा जाता है जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो परिवार सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं टूटता, वे आर्थिक रूप से भी बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल। वे अपनी जमीनें, घर, जीवन भर की जमा पूंजी, सब कुछ उन मशीनों का बिल चुकाने में गवा देते हैं। एडवांस्ड केयर प्लानिंग परिवारों को इस भयानक बर्बादी से बचाने का एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ टूल है। इसीलिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर डेथ लिटरेसी या मृत्यु साक्षरता पर इतना जोर दे रहा है। हाँ, हमें मृत्यु को एक वर्जित विषय मानने के बजाय इसे जीवन के एक प्राकृतिक हिस्से के रूप में स्वीकार करना ही होगा। और इसके लिए समाज में रोल मॉडल की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने पढ़ा था बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस MS सोनक के बारे में। हाँ, जो गोवा में अपना लिविंग विल रजिस्टर करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। जब एक हाईकोर्ट का जज आगे आकर अपना लिविंग विल बनाता है तो वो पूरे समाज को एक संदेश देता है कि ये प्रक्रिया सुरक्षित है और कानूनी है। और सबसे बढ़कर ये एक जिम्मेदारी भरा कदम है। तो हमने इन सभी नियमों, संशोधनों और दार्शनिक बहसों को गहराई से समझ लिया, लेकिन कानून किताबों में कैसा दिखता है और असल जिंदगी में कैसे काम करता है, इसमें बहुत बड़ा फासला होता है। हाँ, जमीनी हकीकत अक्सर अलग होती है। और यहीं पर हमारे स्रोतों का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। 11 मार्च 2026 का ऐतिहासिक हरीश राणा मामला। ये वो क्षण था जहां 2023 के संशोधित नियमों की पहली बार सुप्रीम कोर्ट में असल परीक्षा हुई। हरीश की कहानी किसी भी इंसान को भीतर तक हिला सकती है। अगस्त 2013 की घटना है। हाँ, चंडीगढ़ में बीटेक की पढ़ाई कर रहा 20 साल का एक ऊर्जावान युवा हरीश, वो अपने पीजी की 4थी मंजिल से गिर गया था। उस एक पल ने उसके और उसके परिवार के लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। वो 13 सालों तक 100% लकवाग्रस्त और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रहा।
उसका शरीर बिस्तर से बंधा था, कोई चेतना नहीं थी। वो केवल पेट में लगी एक ट्यूब के जरिए दिए जा रहे क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन या CAH और गले की नली के सहारे सांस ले रहा था। सोचिए, 13 साल तक एक ही छत को घूरना, बिना ये जाने कि वो कौन है। और उनके माता पिता ने उन 13 सालों में जो किया वो प्रेम और त्याग की चरम सीमा है। लेकिन जब हर उम्मीद टूट गई तो उन्होंने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया। उन्होंने जुलाई 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाँ, कि उनके बेटे का लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए ताकि उसे इस अंतहीन कैद से मुक्ति मिल सके। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट का तर्क था कि फीडिंग ट्यूब के जरिए खाना और पानी देना कोई लाइफ सपोर्ट मशीन नहीं है, बल्कि ये इंसान की बुनियादी जरूरत है। मतलब उन्हें डर था कि फीडिंग ट्यूब हटाना तकनीकी रूप से मरीज को भूख से मारना कहलाएगा। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी मेडिकल और कानूनी बहस का विषय रहा है कि क्या कृत्रिम तरीके से पोषण देना एक इलाज है या महज देखभाल। तो जब वे अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट गए तो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भी तो हिचकिचाहट दिखाई थी ना। हाँ, उन्होंने यूपी सरकार को इलाज का खर्च उठाने का निर्देश देकर मामले को टालना चाहा था। लेकिन हरीश की हालत बद से बदतर होती गई। शरीर में कई तरह के संक्रमण फैलने लगे। और फिर आता है मार्च 2026 का वो ऐतिहासिक फैसला। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इस बार केवल ठंडी मेडिकल फाइलों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो हमारी अदालतों में कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी कानूनी भूमिका से बाहर निकलकर हरीश के माता पिता से सीधे मुलाकात की। ताकि वो उस दर्द को, उस हताशा को करीब से महसूस कर सकें। बिल्कुल। फिर नोएडा के जिला अस्पताल और दिल्ली के एम्स के मेडिकल बोर्ड्स ने अपनी विस्तृत जांच के बाद साफ कर दिया कि हरीश की स्थिति पूरी तरह से दयनीय है। उनका मस्तिष्क सिकुड़ चुका था और ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। इन रिपोर्ट्स और माता पिता की गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने भारत के मेडिकल न्यायशास्त्र की दिशा ही बदल दी। उस फैसले के शब्द बहुत ही गहरे और मानवीय थे। अदालत ने लिखा कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं बल्कि परित्याग है। अबैंडनमेंट। हाँ, हरीश के परिवार ने उसे कभी नहीं छोड़ा। लेकिन अदालत ने यह भी माना कि जब कोई उम्मीद ही न बचे तो अपने प्रियजन को जाने देना ही प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। तकनीकी तौर पर भी इस फैसले ने 2 बहुत बड़ी भ्रांतियों को तोड़ दिया। वो क्या थी? पहला, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन यानी फीडिंग ट्यूब के जरिए पोषण देना महज बुनियादी देखभाल नहीं है, बल्कि ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। अच्छा, तो इसका मतलब इसे वापस लिया जा सकता है? हाँ, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मरीज के सर्वोत्तम हित में नहीं है और सिर्फ उसकी शारीरिक पीड़ा को बेवजह बढ़ा रहा है तो उसे पूरी तरह से वापस लिया जा सकता है। और दूसरी भ्रांति क्या टूटी? चूंकि मेडिकल बोर्ड, परिवार और राज्य सरकार इस मामले में एक मत थे, अदालत ने अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए उस 30 दिन की पुनर्विचार अवधि को भी माफ कर दिया जो नियमों के तहत जरूरी होती है। हाँ, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा संवेदनशील लगी वो ये थी कि अदालत ने सिर्फ ट्यूब हटाने का आदेश देकर पल्ला नहीं झाड़ लिया। हाँ, उन्होंने एम्स को सख्त निर्देश दिए कि हरीश को उनके पैलिएटिव केयर विंग में स्थानांतरित किया जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि जीवन रक्षक प्रणाली और पोषण हटाते समय हरीश को किसी भी तरह का दर्द या घुटन न हो। उनकी विदाई पूरी तरह से शांत, दर्द रहित और गरिमापूर्ण होनी चाहिए। ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि हमारी न्याय व्यवस्था कितनी परिपक्व हो चुकी है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों और आज की इस गहन चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो तस्वीर साफ हो जाती है। हाँ, हमने देखा कि कैसे अरुणा शानबाग के मामले ने दरवाजा खोला और कैसे 2018 के फैसले ने लिविंग विल का सिद्धांत दिया और 2023 के संशोधनों ने उस नौकरशाही के मकड़ जाल को साफ किया। और अंत में हरीश राणा के मामले ने इन सभी कानूनी पन्नों को एक जीती जागती, करुणा से भरी वास्तविकता में बदल दिया। ये जानकारी महज अकादमिक नहीं है, ये समाज के हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। बिल्कुल, यह हमें सशक्त करता है कि हम अपने परिवारों के साथ उन कठिन लेकिन बेहद जरूरी संवादों की शुरुआत करें कि अगर कल को हम एक अचेत अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हम कैसा इलाज चाहते हैं और कैसा नहीं। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के जरिए हम न केवल अपनी गरिमा सुरक्षित करते हैं बल्कि अपने प्रियजनों को भारी मानसिक और आर्थिक बोझ से भी बचाते हैं। हम जीवन के हर पड़ाव पर नियंत्रण चाहते हैं तो अपना सबसे अंतिम और सबसे निजी फैसला मशीनों या अजनबियों के हाथों में क्यों छोड़ें? सही बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा विचार है जो मुझे भविष्य को लेकर एक नई उलझन में डालता है। वो क्या? देखिए, जैसे जैसे मेडिकल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से तरक्की कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब इंसान के शरीर को कृत्रिम रूप से मशीनों के जरिए लगभग अनिश्चित काल तक जिंदा रखा जा सकेगा। आप आर्टिफिशियल इमॉर्टैलिटी की बात कर रहे हैं? हाँ,
तो क्या भविष्य में जब मशीनें हमें तकनीकी रूप से अमर बनाने लगेंगी और दुनिया में संसाधन सीमित होंगे, तो क्या ये मरने का अधिकार धीरे धीरे संसाधनों को बचाने के लिए एक मरने के कर्तव्य में बदल जाएगा? ओ, ये तो एक बहुत ही डरावना विचार है। उस कृत्रिम अमरता के दौर में मानव गरिमा की जगह कहाँ होगी, और हम ये रेखा कहाँ खींचेंगे कि मशीन का काम कहाँ खत्म होता है और इंसान की आत्मा की शांति कहाँ से शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में हमारे समाज को फिर से झकझोरने वाला है। सोचने वाली बात है।